हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुड्डा पे। आज अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आरएस मुख्य परीक्षा का एग्जाम हो चुका है। उसमें हिंदी व्याकरण के 120 प्रश्न का मैटर पूछा जाता है। उस 120 प्रश्न में से हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों पे अपने डिस्कस करेंगे, अपने प्रामाणिक आंसर की उपलब्ध करवाएंगे आपको। प्रामाणिक ऐसी है कि अगर आपने ये उत्तर मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूं आपको, उस हिसाब से अगर आपने उत्तर लिखे हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है पूरे में से पूरे देने से। तो अपने शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो के साथ आपको बता दें कि जितने भी साथी YouTube पर देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर कर दो। इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपको मैं प्रामाणिक आंसर की उपलब्ध करवाऊंगा आज, प्रामाणिक आंसर की, और उसके साथ साथ में पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे। आपको 360 डिग्री विश्लेषण बता दूंगा, क्योंकि अभी 2 दिन बाद में स्कूल व्याख्याता हिंदी का एग्जाम है। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी आती है, उसी का भी एग्जाम है। थोड़े दिन बाद में सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, थोड़े दिन बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, थोड़े दिन बाद में थर्ड ग्रेड का एग्जाम है। ये जो अभी भर्तियां आ रही है उसमें हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी साथी आरएस मुख्य परीक्षा में बैठे हैं उन सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका पेपर उम्मीद करते हैं अच्छा हुआ हो। अपने जो हिंदी की आंसर की मैं उपलब्ध करवाऊंगा, अगर आपने उस हिसाब से प्रश्न लिखा है, अगर उस हिसाब से प्रश्न लिखा है तो निश्चित तौर से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो चलो अपने शुरू करते हैं। एक बार सभी साथियों को एक बार दोबारा बता दूं कि जितने भी साथी YouTube पर देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे भी, ठीक है। क्योंकि अपने ऑथेंटिक आंसर की है उसकी हमेशा से ही समस्या रहती है, क्योंकि आंसर की उपलब्ध हो जाती है YouTube पे, लेकिन जैसे ही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आता है उसके बाद में पेपर अपलोड होता है, वहां जो प्रश्न अपने करके आते हैं तो वो प्रश्न कुछ अलग ही उत्तर मिलते हैं उनके। तो आपको आज मैं प्रामाणिक आंसर की उपलब्ध करवाऊंगा। हाँ जी, तो अपने शुरू करते हैं पहले प्रश्न से ही। देखो पहला प्रश्न, ये प्रश्न आपको करवाया हुआ है भाई। जितने भी साथी YouTube पर देख रहे हैं उन सभी साथियों को बता देवे कि ये प्रश्न आपको करवाया हुआ है भाई। हाँ, ये प्रश्न मैंने आपको इसी क्लास में ही करवाया हुआ है। YouTube पे जो सीरीज करवाई हुई है उसी में ही करवाया हुआ है, और ये बताया हुआ भी है कि अगर यण संधि का कोई उदाहरण पूछा गया तो वो पितृ, मातृ, भ्रातृ इन तीनों से संबंधित ही पूछा जाएगा। देखो पितृ प्लस में उपदेश, मैंने आपको यण संधि का उदाहरण बताया हुआ है कि यण संधि के अगर री वाला उदाहरण पूछा जाएगा तो पितृ, मातृ और भ्रातृ तीनों शब्द पूछे जाते हैं। अब देखो ये जो पितृ प्लस में उपदेश, इसकी संधि करनी है आपको, तो मैं पूरी डिटेल बता दूंगा कि कैसे संधि की जाती है, इसमें कौन सी संधि होती है ये भी बता रहा हूं। ये पितृ प्लस में उपदेश से जो नया शब्द बन रहा है ना, वो ये पितृपदेश बन रहा है भाई। ये लिखना था आपको, ये वाला पितृपदेश शब्द ऐसे लिखना था, पितृपदेश, ठीक है ना। ये पितृपदेश शब्द अगर लिखते आप तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते। ये 100% ऐसे ही लिखा जाता है। इसमें अगर संधि देखें तो इसमें यण संधि है भाई। इसमें कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है, जो आपको लिखना नहीं था, आपको सिर्फ संधि करनी थी। आपको संधि मतलब संधि शब्द लिखना था, न कि आपको यण स्वर संधि लिखना था। लेकिन आगे आने वाली भर्तियों में भी ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, इस वजह से मैं आपको संधि का नियम भी बता रहा हूं। इसमें कौन सी संधि हो रही है, इसमें क्या है कि री के बाद में असमान स्वर आ जाता है, तो इस री का रे बन जाता है, बाद में ऊ की रोनी लग रही है तो री का रे बन जाता है, और जो बाद का जो स्वर होता है वो असमान स्वर होता है, तो वो वैसे का वैसे रहता है। इसके कारण इसमें कौन सी संधि होती है, तो यण संधि होती है। तो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर होगा पितृपदेश। इसमें संधि कौन सी होती है, तो इसमें यण स्वर संधि है भाई। दूसरा शब्द देखो, सतशास्त्र। ये सत प्लस में शास्त्र है, ये नियम भी आपको YouTube पे ही करवाया हुआ है। और ये प्रश्न है, यही सेम का सेम प्रश्न है। ये प्रश्न स्कूल लेक्चरर फर्स्ट पेपर 2024 में पूछा गया था भाई। स्कूल लेक्चरर फर्स्ट पेपर 2024 में यही प्रश्न आया था। सत प्लस में शास्त्र, यही प्रश्न पूछा गया था, उसमें संधि पूछी गई थी। इसमें संधि का नाम संधि करनी है बस सीधी सी आपको। ये सत प्लस में शास्त्र है, ये सत प्लस में शास्त्र, तो तय के बाद में कभी भी सहसलजम आ जाए तो तय का तो चय होता है, सहसलजम का क्षय होता है, इस वजह से सत प्लस में शास्त्र से सतशास्त्र होता है। ये लिखना था आपको वहां, सतशास्त्र। सत प्लस में शास्त्र से मिलकर सतशास्त्र करना था। ये आपको करवाया हुआ है भाई। YouTube पे जितने भी साथी देख रहे हैं उन सभी साथियों को ये प्रश्न करवाया हुआ है। और इसमें संधि कौन सी होती है, तो इसमें व्यंजन संधि होती है भाई, ठीक है ना। व्यंजन संधि का उपभेद नहीं है वैसे तो,
ये सीधी व्यंजन संधि बस याद करनी है आपको, क्योंकि व्यंजन संधि के उपभेद नहीं होते, उनके नियम ही याद करने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने भी साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं, दोबारा बता दूं कि ये वीडियो है, ये सभी साथियों को शेयर कर दो भाई। हाँ, सत प्लस में शास्त्र से मिलकर सतशास्त्र होता है। ये महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये लिखा है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं कटेगा आपका। देखो, सत प्लस में शास्त्र से मिलकर सतशास्त्र बनता है। तो दो जो प्रश्न है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न है ये पीडीएफ है, और पीडीएफ से सीधे ही आपको करवा रहा हूं, सीधा आरपीएससी की साइट से अपलोड करके। तो इस वजह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपका प्रश्न सही किया हुआ कि नहीं हुआ आपको पता लग जाए भी। अगला जो शब्द है वो कुशाग्र शब्द है। देखो, ये जो कुशाग्र शब्द है, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो कुश प्लस में अग्र से मिलकर कुशाग्र बनता है। और इसमें संधि कौन सी हो रही है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो रही है भाई। इसमें संधि कौन सी हो रही है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो रही है। देखो कौन सी संधि हो रही है? तो दीर्घ स्वर संधि हो रही है। ये जो कुश क्या होती है? कुश एक घास होती है जिसका जो अग्र भाग होता है वो बहुत तीखा होता है। तो जो बुद्धि होती है ना, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि उनको इस वजह से बोलते हैं कि कुश की अग्र के समान। कुश का अग्र अर्थात घास का जो अगला भाग है वो तीखा होता है। वैसी तीखी बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? कुशाग्र बुद्धि बोला जाता है। अगर आपने इसका संधि विच्छेद कुश प्लस में अग्र लिखा है वहां, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे भाई। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपने ये किया है कुश प्लस में अग्र। देखो, कुश प्लस में अग्र से मिलकर क्या बनता है? तो कुशाग्र बनता है। कौन सी संधि के तहत बन रहा है? तो दीर्घ स्वर संधि के तहत बन रहा है। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला जो प्रश्न है वो है विद्युल्लता। ये प्रश्न भी आपको करवाया हुआ है भाई, यूट्यूब पे ये प्रश्न भी आपको करवाया हुआ है। इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है ये विद्युत, और प्लस में ये लता शब्द होता है। देखो, ये नियम भी आपको करवाया हुआ कि तय के बाद में च छ ज ज ट ट ल आए तो ये अपने आप में दुगुने हो जाते हैं। यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो कि ये प्रश्न आपको करवाया हुआ है कि नहीं करवाया हुआ। विद्युत प्लस में लता से मिलकर क्या बन रहा है? तो ये विद्युल्लता बन रहा है। तय के बाद में च छ ज ज ट ट ल आए तो ये अपने आप में दुगुने हो जाते हैं। और ये कौन सी संधि के तहत हो रहे हैं? तो ये व्यंजन संधि के तहत हो रहे हैं भाई। ठीक है ना? ये कौन सी संधि के तहत हो रहे हैं? तो ये व्यंजन संधि के तहत हो रहा है। आपको व्यंजन संधि नहीं लिखनी थी, आपको दीर्घ स्वर संधि नहीं लिखनी थी, आपको सीधा लिखना था कुश प्लस में अग्र, या लिखना था विद्युत प्लस में लता, और शब्द क्या बन रहा है? तो विद्युल्लता बन रहा है भाई। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट लेना। अपने बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अगला प्रश्न है वो प्रश्न अपने एक तो संधि का टॉपिक लगता है, एक अपने उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक लगता है भाई। इसमें अपने क्या लगते हैं? तो उपसर्ग और प्रत्यय के टॉपिक भी लगते हैं। अगला देखो, अपने पूछा गया है उपसर्ग के दो शब्द बनाइए, और कौन से उपसर्ग के? प्राक शब्द के। अब जैसे आपने एक शब्द सुना होगा प्रागैतिहासिक, ये प्रश्न आपको करवाया हुआ है। ये जो प्रागैतिहासिक शब्द है ये भी आपको करवाया हुआ है, आपको व्यंजन संधि के तहत करवाया हुआ है कि दो मात्राओं वाला एक शब्द ऐसा होता है जिसमें वृद्धि स्वर संधि न होकर व्यंजन संधि होती है। ये भी मैंने आपको ये प्रश्न में जो करवाया था उसमें ये भी बताया था। ये जो प्रागैतिहासिक शब्द है ये प्राक और प्लस में ऐतिहासिक से मिलकर बनता है। प्राक और प्लस में ऐतिहासिक शब्द से मिलकर ये प्रागैतिहासिक बनता है। इसमें कौन सी संधि हो रही है? तो इसमें व्यंजन संधि हो रही है भाई। ठीक है ना? इसमें कौन सी संधि हो रही है? तो इसमें व्यंजन संधि हो रही है। एक तो आपको प्रागैतिहासिक शब्द लिखना था, और एक जो अगला शब्द लिखना था वो लिखना था प्रागवैदिक। ये प्रागवैदिक वैदिक शब्द लिखना था। इसका भी संधि विच्छेद क्या होता है? तो प्राक और प्लस में ये वैदिक शब्द होता है। प्राक शब्द है और उसके ये वैदिक शब्द लगने से क्या बन जाएगा? तो ये प्राग वैदिक बन जाएगा। ये भी कौन सी संधि के तहत हो रहा है? तो ये भी व्यंजन संधि के तहत हो रहा है भाई। ठीक है ना? ये शब्द है, ये शब्द भी कौन सी संधि के तहत हो रहा है? तो ये व्यंजन संधि के तहत हो रहा है। जैसे प्राक कथन शब्द है, एक और लिख देता हूं। वैसे तो आपको दो ही लिखने थे, एक तो लिखना था प्रागैतिहासिक और एक लिखना था प्रागवैदिक। ठीक है ना? वैसे एक प्राक कथन शब्द आता है, ये भी सरल है, ये भी व्यंजन संधि के तहत हो रहा है। प्राक प्लस में कथन से मिलकर प्राक कथन बन जाता है ये। ठीक है? ये दो शब्द लिखने थे, इन तीनों में से दो शब्द लिख देते तो भी आपके प्रश्न है वो पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं इस प्रश्न में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो उपसर्ग से संबंधित पूछा गया है कि उपसर्ग के योग से दो शब्द बनाइए। वो शब्द है अन उपसर्ग। जैसे अनमेल है, जैसे एक तो अनमेल शब्द है, एक अनजान शब्द है। एक तो अनमेल शब्द है,
एक अनजान शब्द है, जैसे अनपढ़ शब्द है, जैसे अनपढ़ शब्द है। अब जैसे अनपढ़ शब्द है तो इसके पहले तो क्या लग रहा है, अन उपसर्ग लग रहा है, तो आपको तो ये अनमेल या अनजान दो शब्द लिखते थे, वही आपका प्रश्न है सही हो जाता, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित उपसर्ग के योग से दो शब्द बनाइए। तो दो शब्द कौन कौन से, एक तो अनमेल हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, तो अनजान हो जाएगा। ये दो शब्द लिखने थे आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में मिलान कर लेना आपके जो रजिस्टर में, या फिर आपको जो कुछ किस हिसाब से आपको याद आ रहा है कि मैं क्या करके आया था। अगर आपने ये प्रागवैदिक, प्रागैतिहासिक, अनमेल, अनजान, अनपढ़ ऐसे शब्द लिखे हैं तो आपका प्रश्न है वो 100% सही होगा भाई। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेगा, कोई काटने वाला नहीं है आपके प्रश्न। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपने। आगे बढ़ते हैं भाई, जो अगला प्रश्न है, जैसे संधि के प्रश्न आए, उसके बाद में अपने उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आए। अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो अपने समास, सॉरी तो है ही नहीं सिलेबस में, और उसके बाद में संधि, उपसर्ग और उसके बाद में प्रत्यय के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखो, जैसे अमात्य शब्द पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है भाई ये अमात्य, ये अमात्य शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है, मेरे पास फोन आए थे, उन बच्चों ने क्या किया है, ए प्लस में मात्य किया है भाई। इसमें उपसर्ग कौन सा है, इसमें पूछा गया उपसर्ग पृथक कीजिए, इसमें अमा उपसर्ग है भाई। जैसे अमावस्या शब्द होता है, जैसे अमावस्या शब्द होता है, इसमें उपसर्ग कौन सा आ रहा है, तो इसमें अमा उपसर्ग आ रहा है। उसी तरह अमात्य शब्द में भी कौन सा उपसर्ग लिखना था आपको, आपको सिर्फ ये अमा शब्द लिखना था। कईयों ने ए लिखा होगा, कईयों ने ए लिखा होगा, इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, अमा उपसर्ग होगा, याद रख लेना। अमात्य में कौन सा उपसर्ग होता है, तो अमा उपसर्ग होता है। जैसे शब्द आता है ना महा और प्लस में ए मात्य, महा प्लस में ए मात्य से मिलकर बनता है महामात्य, महा प्लस में ए मात्य से मिलकर क्या बनता है, तो महामात्य बनता है, ये महामात्य। और इस महामात्य में कौन सी संधि होती है, तो इसमें दीर्घ संधि होती है भाई। कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें दीर्घ संधि हो रही है। इस अमात्य शब्द में उपसर्ग पूछा जाए कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अमा उपसर्ग है। अगर आपने अमा उपसर्ग किया है तो आपका 100% सही होगा, क्योंकि इसमें बच्चे क्या मान रहे थे, इसमें ए उपसर्ग मान रहे थे, अम उपसर्ग बता रहे थे कई बच्चे, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अमा उपसर्ग है। नोट कर लेना अपने रजिस्टर में भाई, सीधा सीधा प्रश्न आएगा भाई इसका, ठीक है। जो भी स्कूल देखा था, सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और जो आरएस मेंस का पेपर दे चुके हैं वो अपने पेपर में मिलान कर सकते हैं भी, आपने कौन कौन सा सही किया है, कौन कौन सा गलत किया है, क्योंकि लगभग आपको तो याद होगा कि आप क्या करके आए। अगर आप अमा शब्द करके आए हैं तो आपका बिल्कुल 100% सही है भाई, ठीक है। जैसे निम्नलिखित शब्द से उपसर्ग पृथक कीजिए, जैसे ये परिधि शब्द है, ये स्कूल लेक्चरर सेकंड प्रश्न पत्र में आया हुआ है अभी, स्कूल लेक्चरर सेकंड प्रश्न पत्र 2022 या 2024 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। मेरा ओल्ड पेपर सीरीज है जो पीवाईक्यू मैंने करवाए हुए, उसी में ये प्रश्न आया था। परिधि शब्द है, इसमें परि शब्द के परि उपसर्ग के धी शब्द लग रहा है ये, और वहां मैंने ये भी बताया था इस धी का मतलब होता है अथा भंडार। इस धी का मतलब क्या होता है, अथा भंडार होता है। आपको तो क्या लिखना था, सिर्फ परि लिखना था, उपसर्ग पृथक करना था। उपसर्ग पृथक कौन सा हो रहा है, तो परि हो रहा है, ठीक है ना। आपको सिर्फ परि लिखना था। मैं तो पूरी डिटेल इस वजह से करवा रहा हूं क्योंकि आगे एग्जाम में भी आपके लिए फायदा हो, इस वजह से है। तो परिधि है तो परि प्लस में धी से मिलकर क्या बन रहा है, तो परिधि बन रहा है, ठीक है। इस धी का मतलब क्या होता है, धी का मतलब होता है अथा भंडार, जैसे जलधि, नीरधि, वारिधि, अंबुधि, पयोधि। तो ये जो धी शब्द है, इस धी का मतलब क्या होता है, तो अथा भंडार होता है। परि का मतलब होता है चारों ओर। इस परि उपसर्ग का क्या अर्थ है, तो परि उपसर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, चारों ओर हो जाएगा। परि का मतलब क्या हो जाएगा, तो परि का मतलब है चारों ओर हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपने। आगे बढ़ते हैं भाई, प्रश्न है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो आने वाले एग्जाम के लिए भी, और जितने भी साथी आरएस का पेपर दे चुके हैं उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं कि प्रश्न है वो बहुत सरल ही आए हैं। हाँ जी, इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक योग से दो शब्द बनाइए। कौन से प्रत्येक योग से, आवट प्रत्येक योग से दो शब्द बनाइए। एक तो जैसे बनावट है, एक तो जैसे ये बनावट शब्द लिखना था, एक आपको ये लिखावट शब्द लिखना था। एक तो बनावट शब्द लिखना था और एक शब्द आपको लिखावट शब्द लिखना था। जैसे आपके दिमाग में अगर सजावट शब्द आ रहा है तो वो भी लिख देते तो भी सही हो जाता,
ठीक है ना। जैसे ये सजावट शब्द है, ये लिख देते तो भी प्रश्न सही हो जाता, लेकिन बनावट, लिखावट, सजावट तीनों में से कोई दो शब्द लिख देते तो प्रश्न है वो बिल्कुल भी सही हो जाता। आवट प्रत्यय से मिलकर, तो ये कौन सा आवट प्रत्यय है, तो ये कृदंत प्रत्यय है भाई। ये कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, क्रिया की मूल धातु के अंत में लगते हैं भाई। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, क्रिया की मूल धातु के अंत में लगते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो कृदंत प्रत्यय होते हैं। तो आवट प्रत्यय के योग से बने दो शब्द है, तो बनावट, लिखावट, सजावट कोई सा भी दो शब्द है वो लिख सकते थे। यह है 9वां प्रश्न। अपने पढ़ते हैं 10वां प्रश्न, जो आकू प्रत्यय के योग से बने दो शब्द छांटने थे। ये तो आपको बिल्कुल आता ही होगा। पढ़ाकू, छोटा ऊ बड़ा ऊ का भी ध्यान रखना था। पढ़ाकू, जैसे लड़ाकू, पढ़ाकू, लड़ाकू, इनमें अपने जैसे छोटा ऊ बड़ा को ऊ का भी ध्यान रखना था। इसमें छोटा ऊ कहां लगता है, इसमें बड़ा ऊ कहां लगता है, ठीक है ना। इसमें छोटा ऊ कहां लगता है और बड़ा ऊ कहां लगता है, इसका भी ध्यान रखना था। पढ़ाकू और लड़ाकू दो शब्द ऐसे हैं जिनमें कौन सा उपसर्ग लग रहा है, तो इसमें आकू उपसर्ग लग रहा है, सॉरी आकू प्रत्यय लग रहा है, सॉरी प्रत्यय शब्द पूछा गया तो आकू प्रत्यय लग रहा है इन दोनों में, ठीक है। पढ़ना और लड़ना ये भी कृदंत प्रत्यय है भाई। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जो क्रिया की मूल धातु के अंत में लगते हैं। जैसे शब्द है ग्रामीण, ये जो प्रश्न है ये स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा गया है भाई। ये प्रश्न है, ये स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा गया है। ग्रामीण शब्द है ये ग्रामीण शब्द है। इसका जो अपने मूल शब्द तो है ग्राम, और इसके ईन प्रत्यय है। कईयों ने ईण लिख दिया होगा जो बिल्कुल गलत है। अगर आपने ईण लिख दिया है तो गलत है। इसमें प्रत्यय कौन सा लग रहा है, तो इसमें ईन प्रत्यय लग रहा है, ये वाला ईन प्रत्यय। तो ग्राम प्लस में ईन से मिलकर क्या बन रहा है, तो ग्रामीण बन रहा है। ये जो प्रत्यय कौन सा है, ये तदित प्रत्यय है भाई। ये कौन सा प्रत्यय है, तो ये तदित प्रत्यय हो। तदित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के, जैसे ग्राम शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा के अंत में लगने के कारण ये कौन सा प्रत्यय बन जाएगा, तो ये तदित प्रत्यय बन जाएगा। ये प्रश्न आपको करवाया हुआ भी PYQ सीरीज में ही करवाया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो करके आए हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। आपको भी कई बच्चे ऐसे हैं जो असिस्टेंट सॉरी RS का जैसे ही एग्जाम दिया है, उसके बाद में वो स्कूल लेक्चरर का भी एग्जाम देने की सोच रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपके ये काम आएगा अगर आप हिंदी से विद्यार्थी हो। अगर आप स्कूल लेक्चरर का सोच रहे हो तो स्कूल लेक्चरर में भी ये प्रश्न है, ये फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं प्रत्यय के, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने, बढ़ते हैं आगे। ग्रामीण शब्द है, ये महत्वपूर्ण है। ग्रामीण शब्द है, ये 2-3 बार पेपर में पूछा गया है भाई। ये 2-3 बार, अभी लेटेस्ट में 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है। जैसे ये देखो लठेत शब्द है, ये जो लठेत शब्द है, ये इसमें पूछा गया है प्रत्यय पृथक कीजिए। इसमें प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय तो कौन सा है, इसमें तो अयित प्रत्यय है, ये लिखना था आपको, अयित प्रत्यय। बाकी जैसे ये लाठी है, मैं आपको तो पूरी डिटेल बता देता हूं, या फिर लठ है, इसके ये अयित प्रत्यय लग रहा है। ये भी कौन सा प्रत्यय है, तो ये तदित प्रत्यय है भाई। ये कौन सा प्रत्यय है, तो ये तदित प्रत्यय हो जाएगा। लाठी या लठ शब्द के क्या लग रहा है, तो अयित लगने के कारण ये लठित बन रहा है। अगला देखो, ये जो धनुष शब्द है, तो धनुष के पर्यायवाची पूछे गए हैं। जैसे धनुष का एक तो पर्यायवाची होता है विशिखासन, ठीक है। एक इसका अर्थ होता है चाप, कोदंड, ठीक है, कोदंड। धनु भी होता है, पर धनु तो धनुष से संबंधित है। हाँ, विशिखासन लिख सकते थे आप, चाप लिख सकते थे आप, कोदंड लिख सकते थे। इन तीनों में से कोई दो शब्द लिख सकते थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण, जो भी आपको याद थे। अगर इनमें से कोई सा भी शब्द करके आए हैं तो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है। अपने आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अपने पंख के पर्यायवाची पूछे गए। अब पंख का पर्यायवाची शायद आपको एक तो याद आ गया होगा, दूसरे में समस्या आई होगी। मेरे को पता है, जहां तक विद्यार्थी पढ़ते हैं मुझसे, मेरे को पता है कि कहां समस्या आती है। एक तो जैसे पंख का एक पर्यायवाची तो याद आ गया, पर तो याद आ गया, लेकिन दूसरे शब्द में समस्या हुई है आपको। मेरे को पक्का पता है मेरे को कि बच्चों को कहां समस्या आती है, क्योंकि मैं भी तो उसी रास्ते से गुजरा हुआ हूं, उसी रास्ते से गुजर के ही
अभी थोड़े दिन बाद में मंजिल को प्राप्त किया था, थोड़े साल पहले एक स्टेप पार की थी, अभी दूसरी स्टेप पार हुई है। हाँ जी, तो पर है, जो दूसरा शब्द है वो डैना है। ये देखो, ये जो डैना शब्द है, डेना, डेने होते हैं ना, डेने भी पंख होते हैं, तो इसके दो पर्यायवाची है, पर और डैना शब्द लिखना था आपको। अगर पर और डैना शब्द लिखे हैं आपने तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे भाई, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपने ये दोनों शब्द लिखे हैं तो। बाकी तो देखो कोई बात नहीं, ऐसे घबराने की बिल्कुल बात नहीं। हिंदी का जो पेपर है वो हिंदी का पेपर तो बहुत ही सरल है भाई। हाँ जी, दस्यु का पर्यायवाची पूछा गया है, दस्यु, दस्यु का पर्यायवाची पूछा गया है। दस्यु का पर्यायवाची एक तो अपने याद आ गया कि डाकू होता है, एक पर्यायवाची तो याद आ गया आपने कि डाकू है। दूसरा पर्यायवाची क्या होता है? बटमार भी होता है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में खाने को देते नहीं पेट भर, देते नहीं पेट भर खाना, तड़प कर रह जाना, जैसे अपने माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, उसी पंक्ति से संबंधित है ये। तो जैसे बटमार और डाकू है, ये दस्यु शब्द के दो पर्यायवाची है। जैसे कान के पर्यायवाची है, एक तो आपको याद आ गया होगा कि हाँ कर्ण का मतलब क्या होता है? कान होता है, लेकिन दूसरा पर्यायवाची श्रवणेन्द्रिय, ये श्रवणेन्द्रियां होती है ना, ये क्या होते हैं? ये कान के पर्यायवाची। अगर आपने ये दो शब्द लिखे हैं तो आपके प्रश्न है वो, उसका उत्तर 100% सही होगा और आपके नंबर है वो पूरे में से पूरे मिलेंगे भाई। कान का पर्यायवाची, कान का एक तो करण आ जाएगा, एक है श्रवणेन्द्रियां आ जाएगा, श्रवणेन्द्रियां, ठीक है ना, श्रवणेन्द्रियां। डाकू और बटमार आ जाएगा ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है, थोड़ा सा देख करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो अगला शब्द पूछा गया है वो विलोम शब्द पूछा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मसृण का मतलब क्या होता है? मसृण का मतलब चिकना होता है, मुलायम या फिर चिकना होता है। इसका पूछा गया है विलोम शब्द, तो इसका विलोम शब्द होता है रुक्ष, जिसका अर्थ क्या होता है? रूखा होता है। मसृण का मतलब क्या होता है? मसृण का मतलब मुलायम या फिर चिकना होता है। इसका विलोम शब्द क्या लिखना था आपको? रुक्ष लिखना था। अगर आपने रुक्ष लिखा है तो आपके 100% पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। हाँ जी, अगला प्रश्न है व्यास, RS मेंस, अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था ना 2024 है क्या वो? 2023 वाला ही, जिसका पिछले ही जून में या फिर जुलाई में ही एग्जाम था, जून में ही एग्जाम था शायद, मैंने आंसर की भी अपलोड की हुई है, उसकी देखना आप। 2023 वाला एग्जाम है, हाँ, RS मेंस 2023 वाला एग्जाम है। पिछले साल ही 2024 में मैंने आंसर की अपलोड की थी, वो लाइव करवाया था, तो वहां ये व्यास शब्द पूछा गया है। व्यास का विलोम शब्द क्या होता है? समास होता है। और वहां मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर संधि का विलोम शब्द आ जाए तो समास नहीं होता, संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह, विच्छेद भी नहीं होता। संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है, व्यास का विलोम शब्द क्या आ जाएगा? तो समास आ जाएगा, समास। अगर ये समास शब्द लिखा है आपने तो आपका 100% प्रश्न सही होगा, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे भी। महत्वपूर्ण है ये। मसृण, मसृण का विलोम शब्द क्या आ जाएगा? चिकना आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपने बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, स्थूल, स्थूल का विलोम शब्द तो बहुत ही सरल है। स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल का मतलब होता है बड़ा रूप, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा रूप, ठीक है। स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ा, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। ये करके आना था आपको। अगर ये प्रश्न किया है आपने तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म लिखा है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे लिखा है तो भाई कोई रोकने वाला ही नहीं है। अगला देखो, निवृत्ति का विलोम शब्द। अब मैं लिखूंगा ये शब्द तो वैसे गौर कर लेना कि कैसे लिखा है। प्रवृत्ति, अगर आपने ये शब्द लिखा है, ये शब्द लिखा है तो आपका 100% सही होगा। प्रवृत्ति, ठीक है। दो तय याद रख लेना, यहां कौन से तय? तो दो तय। अगर आपने ये दो तय लिखे हैं तो आपका प्रश्न है ये बिल्कुल भी सही है और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। प्रवृत्ति, ठीक है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है सांसारिकता, निवृत्ति का मतलब होता है आध्यात्मिकता। इस संसार से परे की बात वो
वो निवृत्ति होता है। प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्ग की ओर चले गए। प्रवृत्ति मतलब इस संसार में रहना, निवृत्ति मतलब इस संसार से परे चले जाना। तो निवृत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति हो जाएगा। जैसे देखो नियत और नियति, इसका अपने शब्द युग्म का अर्थगत अंतर स्पष्ट कीजिए। अब नियत का मतलब होता है निश्चित, नियत का मतलब क्या होता है? निश्चित। और इस नियति का मतलब होता है भाग्य। इस नियति का मतलब क्या है? तो नियति का मतलब है भाग्य है। नियत का मतलब क्या होता है? निश्चित है। और नियति का मतलब क्या है? तो अपने भाग्य है। नियति का मतलब क्या हो जाएगा? तो भाग्य हो जाएगा। और नियत का मतलब क्या हो जाएगा? तो निश्चित हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, नियत मतलब निश्चित और नियति मतलब है भाग्य। नियति, नियति है ना कि नियति तेरा नियम बिगड़ा है, वह कुसुम रंगीला धूप में पड़ा है, नियति तेरा नियम बिगड़ा है। नियति मतलब है भाग्य, ये किस्मत, किस्मत या भाग्य। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपने। आगे बढ़ते हैं और अपने पेपर डाउनलोड किया हुआ, उस पेपर से आप मिलान कर सकते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न है, वो है मित और मीत का अर्थ। इस मित का मतलब होता है कम या फिर अल्प, और इस मीत का मतलब होता है मित्र। इस मीत का मतलब क्या होता है? मित्र होता है। देखो, अगर आपने कम लिखा है तो भी सी हो जाएगा, अगर आपने अल्प लिखा है तो भी सी हो जाएगा। आपने मित्र लिखा है, आपने दोस्त लिखा है, आपने बंधु लिखा है, ठीक है, कोई भी शब्द लिखा है तो भी आपका प्रश्न है वो सही हो जाएगा। अगला है तड़ाक और तड़ाग का अर्थ। ये तड़ाक और तड़ाग का अर्थ है। तड़ाक का मतलब होता है शीघ्र, शीघ्रता से। और इस तड़ाग का मतलब होता है तालाब। तड़ाग का मतलब क्या हो जाएगा? तो तालाब हो जाएगा। तड़ाक का मतलब है शीघ्र और तड़ाग का मतलब क्या हो जाएगा? तो तालाब हो जाएगा। अगर आपने ये प्रश्न ऐसे किए हैं, अगर आपने शीघ्र किया है, अगर आपने तालाब किया है, तो आप सरोवर कर दिया होगा, सर कर दिया होगा, ठीक है, हरिद कर दिया होगा, ताल कर दिया होगा, कोई सा भी शब्द लिख दिया तो भी आपका प्रश्न है वो सही होगा। और ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, रसखान की पंक्तियां है ना, या लकुटी अरुकामर या पर रास तिहु पर को तजीदारो, या लकुटी अरुकमरिया कामरिया पर रास तिहु पर को तजीदारो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के सुख नद की गाय चराए बिसारो। तो ऐसे जो पंक्तियां ना, उसमें तड़ाग निहारो एक शब्द आता है। तड़ाग का मतलब क्या होता है? तो तड़ाग का मतलब तालाब होता है, ठीक है। तड़ाग का मतलब शीघ्र होता है। अब देखो, घी और धी का मतलब पूछा गया। इस घी का मतलब तो घृत होता है, ये तो आपने सही कर दिया होगा। लेकिन इस धी का मतलब क्या होता है? इस धी का मतलब होता है बुद्धि, ये बुद्धि, ठीक है। इस धी का मतलब क्या होता है? तो धी का मतलब बुद्धि होता है। अभी थोड़ी देर पहले करवाया था कि अगर ये छोटा धी पूछा जाता तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है अथाह भंडार होता है। इस धी का मतलब क्या होता है? इस धी का मतलब है अथाह भंडार होता है। अगर आपने ये दोनों के दोनों शब्द किए हैं तो आपका उत्तर 100% सही है, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। घृत और घी का मतलब घृत और धी का मतलब है बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। घी का मतलब घृत और धी का मतलब है बुद्धि। हाँ जी, जो तर्क के आधार पर ठीक बैठे। अब ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये वन वर्ड है, आपने तार्किक किया होगा, ये तर्क संगत उत्तर होगा इसका। तर्क करने वाला वो कौन होता है? तो वो तार्किक होता है। जो तर्क के आधार पर ठीक बैठे उसे क्या बोलते हैं? उसे तर्क संगत बोलते हैं। आपने तार्किक किया होगा, तार्किक गलत होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आपने तार्किक किया है तो गलत होगा, तर्क संगत, तर्क संगत हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द है रिपु का नाश करने वाला। रिपु दमन नहीं होता, बल्कि रिपु का नाश करना वो रिपु दमन होता है, यहां रिपु नाशक हो जाएगा। या फिर ये लिखा है आपने तो भी सही है, शत्रुनाशक। शत्रुनाशक, रिपुनाशक, दोनों में से कोई एक शब्द लिखा है तो भी आपका प्रश्न है ये सही हो जाएगा। अब अगर दोनों में से कोई एक प्रश्न किया है, ऑप्शन किया है, तो भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने तर्क संगत लिखा है तो सही हो जाएगा, आपने रिपुनाशक लिखा है तो सही हो जाएगा, अपने शत्रुनाशक लिखा है तो भी प्रश्न है ये सही हो जाएगा भाई।
हाँ जी, अगला देखो, पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली। ठीक है, प्रातःकालीन जो लाली होते हैं उसे अरुणिमा कहते हैं। क्या कहा जाता है? अरुण की, अरुण का मतलब होता है लाल, अरुणिमा मतलब लालिमा। अरुण का मतलब लाल, सूर्य का जो रंग लाल होता है उसकी जो लालिमा आती है उसे क्या बोला जाता है? उसे अरुणिमा बोला जाता है, अरुणिमा। अरुणिमा याद कर लेना, ठीक है। ये अरुणिमा अगर आपने उत्तर लिखा है तो 100% आपका सही हो जाएगा। हाँ, हाथ के अंगूठे के पास वाली अंगुली क्या होती है? तर्जनी देखी डरी जाए, कहते हैं ना, तर्जनी देखी डरी जाए। हाँ जी, आपको याद है गोलमाल वाली? अजय देवगन क्या करते हैं? यही तो तोड़ते हैं। वो कौन सी अंगुली है? तर्जनी। तर्जनी उत्तर है, वो सही हो जाएगा। पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली को क्या बोलते हैं? अरुणिमा बोलते हैं। हाथ के अंगूठे के पास वाली अंगुली उसको क्या बोलते हैं? उसे तर्जनी बोलते हैं, ठीक है ना, तर्जनी। यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाही जो तर्जनी देखी डरी जाए। अपने राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद आता है ना, उसमें वो कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कुम्मड़ बतिया नहीं जो तर्जनी देखी डरी जाए। मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूं, कुम्मड़ बतिया नहीं हूं जो अंगुली के टच करते ही डरी जाए, अर्थात मुरझा जाऊं। मैं कोई कुम्मड़ बतिया, मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूं, वो वहां जिक्र आता है उसमें। तो अपने बात करते हैं तदुपरांत। तदुपरांत, ये तो मैंने आपको दो शब्द लिखवाए थे, याद कर लेना। एक तो तदुपरांत, अगर आपने तदुपरांत ये लिखा है तो 100% सही होगा आपका। तदुपरांत छोटा ऊ की ध्वनि वाला, याद रख लेना। कौन सी ध्वनि का? छोटा ऊ की ध्वनि वाला, तदुपरांत। ठीक है, इस तदुपरांत का संधि विच्छेद क्या होता है? तत् प्लस में उपरांत होता है। ये आपको करवाया हुआ है, इसमें संधि भी करवाई हुई है। इसमें कौन सी संधि होती है? तो इसमें व्यंजन संधि होती है। एक तो तदुपरांत करवाया हुआ है और एक शब्द करवाया है सदुपदेश। इसका भी संधि विच्छेद होता है, सत प्लस में उपदेश। सत प्लस में उपदेश होता है, देखो। ठीक है, ये दोनों के दोनों शब्द करवाए थे। हाँ, मैंने ये तदुपरांत नहीं लिखवाया था, वहां ये लिखवाया था, शायद आपको याद होगा। ये स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम के जो पीवाईक्यू सीरीज की हुई है उसमें ये प्रश्न करवाया हुआ है आपको। तदुपरांत शुद्ध क्या होगा? ये तदुपरांत होगा, ठीक है ना। तदुपरांत, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ जी, विरहणी, ये प्रश्न भी स्कूल लेक्चरर में आया हुआ है, ये प्रश्न भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी आया हुआ है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी आया हुआ है। विरहणी नहीं होता, ये विरहिणी होता है। विरह शब्द के इन्हीं प्रत्यय लगने से ये विरहिणी बन रहा है, ठीक है। विरह शब्द के इन्हीं प्रत्यय लगने से ये क्या बन रहा है? विरहिणी बन रहा है। विरहिणी, अगर आपने ये शब्द लिखा है, विरहिणी शब्द ऐसे लिखा है आपने, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं आपको रोकने वाला। विरह प्लस में इणी से मिलकर विरहिणी बन जाएगा। ये विरहिणी नहीं होता, ये विरहिणी होता है। ये तो आपने ईओआरओ की तैयारी की होगी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, याद किया होगा आपने, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो अधिशासी अधिकारी होता है, अधिशासी। ये वाला शुद्ध है, ठीक है ना। इसमें उपसर्ग कौन सा लग रहा है? याद रख लेना, इसमें उपसर्ग कौन सा लग रहा है? अधि लग रहा है। इसमें प्रत्यय कौन सा लग रहा है? ई लग रहा है, ठीक है ना। ठीक है, प्रत्यय कौन सा लग रहा है? इसमें ई लग रहा है। इसमें उपसर्ग कौन सा लग रहा है? तो अधि लग रहा है। कौन सा उपसर्ग लग रहा है? तो अधि उपसर्ग लग रहा है, अधिशासी शब्द हो जाएगा ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो है अनुदित। अब ये जो अनुदित शब्द है, ये अनुदित तो सीधा ऐसे लिखा हुआ है, ये अनुदित ऐसे होता है। अनुदित, ये क्यों बनता है अनुदित ऐसे? क्योंकि ये इसके तहत बन रहा है। अनु के उदित लगने से अनुदित, और कौन सी संधि के तहत? तो ये दीर्घ स्वर संधि के तहत बन रहा है। अनु प्लस में उदित से मिलकर ये अनुदित हो जाएगा, ये ठीक है ना। अनु प्लस में उदित से मिलकर क्या बन जाएगा? तो ये अनुदित बन जाएगा, ठीक है। कौन सी संधि के तहत बन रहा है? तो ये दीर्घ स्वर संधि के तहत बन रहा है। अब देखो, सब लोग अपनी राय दें। अब सब लोग अपनी राय दें, ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध रूप लिखना है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा?
सब लोग अपनी अपनी राय दें, ये वाला शुद्ध होगा। अगर आपने ये शब्द वाक्य लिखा है तो आपका 100% सही है, कोई चैलेंज नहीं है इसमें, 100% सही है। सब लोग अपनी अपनी राय दें, सब लोग अपनी अपनी राय दें, अगर आपने ये लिखा है तो आपका 100% है, वो प्रश्न है सही हो जाएगा। भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिखा था और लिखने के बाद में थोड़ा सा बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। हाँ जी, वह मुझसे क्रुद्ध है। अब इसमें कौन सी अशुद्धि है ये भी बता दें आपको, इसमें अनावश्यक शब्द संबंधी, सॉरी, अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है? तो अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि है। क्या होगा इसका शुद्ध रूप? वह मुझसे, क्रुद्ध का होना मतलब है बहुत नकारात्मक वाक्य है, वह मुझसे नाराज है। वह मुझसे नाराज है, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? वह मुझसे क्रुद्ध नहीं है, बल्कि क्रुद्ध किसका क्या हो जाएगा? नाराज से। ठीक है, नाराज थोड़ा साधारण सी बात होती है। कहते हैं ना कि पत्नी नाराज है, कोई कहता है क्या कि पत्नी क्रोधित है? क्रोधित होगी तो फिर आप बोलने वाले लायक नहीं बचेंगे। अगर कोई मित्र है वो आप पर क्रोधित है तो आप बोलने के लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि वो क्रोधित होने के बाद में पता ही आपको क्रोध कितना नकारात्मक वर्ड है, कितनी गलत चीज है क्रोध, कितने गंदा वर्ड है क्रोध। क्रोधित होगा तो फिर आप बोलने लायक नहीं बचेंगे, आपके माथे पे भी पड़ सकता है, आपकी जबान पे भी पड़ सकता है। तो इस वजह से क्रोधित नहीं होता, वह कोई मुझसे, वह मुझसे क्या है? तो नाराज है, नाराज शुद्ध हो जाएगा। हाँ जी, अगला पढ़ते हैं। उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं। अब देखो, किसी को सहायता दे रहे हैं और उनको पता है कि व्यर्थ में सहायता दे रहे हैं, तो फिर लाभ आने की तो सोचनी ही नहीं है, क्योंकि पता ही है व्यर्थ में ही सहायता दे रहे हैं। तो या तो हो जाएगा उसे सहायता देना व्यर्थ है, उसे सहायता देना व्यर्थ है, या तो ये हो जाएगा, या फिर हो जाएगा उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, या फिर सही होगा उसे सहायता देना व्यर्थ है। इन दोनों में से अगर कोई सा भी आपने किया है तो भी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि ये कौन सी अशुद्धि है? ये अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लाभ वाली बात करेंगे तो व्यर्थ देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और व्यर्थ दे दिया तो लाभ वाली बात की कोई जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा। ये कौन सी अशुद्धि है? ये अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, अगर आपने ये शब्द लिखे हैं, अगर आपने ये वाक्य लिखे हैं तो आपका 100% सही होगा। अगला देखो, कुत्ता भिखारी का काला और भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा। ठीक है, भौंकने लगा। देखो इसमें क्या है कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। मैं आपको साथ साथ में विशेषता करवा रहा हूं, अब इतनी डिटेल आपको कोई नहीं करवाएगा। जो मैं डिटेल करवा रहा हूं कारण क्या है? क्रिया संबंधी अशुद्धि है, पूर्वकालिक क्रिया संबंधी अशुद्धि है, ये भी मैं आपको करवा रहा हूं। इतनी डिटेल कोई नहीं करवाएगा भाई, आपको एकदम 100% प्रामाणिक ऑथेंटिक आंसर की दे रहा हूं भाई। देखो इसमें क्या होगा? भिखारी का काला, और मैं लिखाई थोड़ी सी क्या है कि इस हिसाब से बोर्ड के हिसाब से लिख रहा हूं, अगर रजिस्टर पे लिखते तो थोड़ा और अलग होता, समझ लेना आप इसको। भिखारी का काला और भयानक शरीर, अब काला और भयानक वैसे ही है, तो काला होगा तो भयानक ही होगा। ठीक है, काला होगा तो भयानक शरीर देखकर, तो ऐसे भी हो सकता है इसका, भिखारी का भयानक शरीर देखकर कुत्ता भौंकने लगा। ये इसके बीच में आएगा भाई, याद रख लेना। ठीक है, ये देखो इसके बीच में ही है, यहां चंद्र अनुस्वार लगा हुआ है। तो भिखारी का भयानक शरीर देखकर कुत्ता भौंकने लगा, या भिखारी का काला शरीर देखकर कुत्ता भौंकने लगा। ठीक है ना, भयानक रूप देखकर, भयानक शरीर देखकर या भयानक रूप देखकर भी कुत्ता भौंकने लगा, ये भी शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध हो जाएगा ये। अब देखो आगे चल रहे हैं मुहावरे, कुछ लोकोक्तियां चल रही है।
आगे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां चल रही है। हाँ जी, गांठ में बांधना। अब देखो, गांठ में बांधना शब्द है। अब गांठ में बांधना क्या है कि गांठ बांधना, किसी भी चीज की गांठ बांधी जा सकती है ना, वो गांठ बांधना है। ये जो गांठ बांधना है, ये जो शब्द है, ये जो गांठ में बांधना शब्द है, इसमें क्या होता है, किसी भी बात को मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है, हृदयंगम करना। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? हृदयंगम करना। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो ही पास होंगे, यह है बात। आप गांठ में बांध लो, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात का गांठ में बांध लो, गांठ में बांध लो। अगर आप पढ़ोगे तभी पास होंगे, ये बात, इस बात का आप इस बात को गांठ में बांध लो। अब गांठ में बांध लो अर्थात क्या कर लो, तो हृदयंगम कर लो। ठीक है, तो इसका हृदयंगम होगा। मैंने मित्र से कहा था पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, और उसने इस बात को गांठ में नहीं बांधा और वह फेल हो गया। ये वाक्य के लिए एक शब्द आप लिख सकते हो, इसका वाक्य में अर्थ भी आप लिख सकते हो। अगला देखो, सातवें आसमान पर चढ़ाना। ये जो है सातवें आसमान पर चढ़ाना, वो क्या होता है? सातवें आसमान पर चढ़ाना वो होता है, सातवें आसमान पर चढ़ाना किसी की अत्यधिक सहायता करना, बहुत ज्यादा सहायता करना, वो क्या होता है? अत्यधिक सहायता करना वो होता है ना, वो सातवें आसमान पर चढ़ाना होता है। सहायता करना, किसी की अत्यधिक सहायता करना, वो क्या हो जाएगा? तो वो सातवें आसमान पर चढ़ाना होता है। ठीक है, जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ता नहीं था, मैंने उनको बहुत प्रलोभन दिया, बहुत पढ़ाया उनको, उसको इतना ही सहायता दी कि वो अंत में अच्छे नंबरों से पास हो गया। वो अपने आप को सातवें आसमान पर चढ़ाए फिरता है, अपने आप को सातवें आसमान पर चढ़ाए फिरता है। लेकिन ये देन तो किसके? ये गुरु की देन है, लेकिन वो तो अपने आप को क्या चढ़ाए फिरता है? सातवें आसमान चढ़ाए फिरता है। तो सामान्य अर्थ बता रहा हूं, वैसे तो मैं आपको इसका वाक्य में प्रयोग भी करना था। सातवें आसमान पर चढ़ाना, किसी की अत्यधिक सहायता करना, वो क्या हो जाएगा? सातवें आसमान पर हो जाएगा। देखो, अगला है खूंटे के बल कूदना। ठीक है ना, खूंटे के बल कूदना। इसका अर्थ हो जाएगा खूंटे के बल कूदना। आपने याद किया ना टोगड़िया, याद है क्या आपको? ये साधारण भाषा में टोगड़ियो नाम सुन रहे होगो थारो, टोगड़ियो, टोगड़ियो नाम सुन रहे होगो। टोगड़िया क्या होता है? गाय का बछड़ा होता है। कहते नहीं कि टोगड़ियो तो किंग तान कूद है, खूंटे के तान कूद है। सुन रहे होगो थारो, टोगड़ियो तो किंग तान कूद है, खूंटे के तान कूदते हैं। किसी सहारे पर घमंड करना, इसका हिंदी अर्थ होता है किसी के सहारे पर घमंड करना। ठीक है, टोकड़ियों खूंटे के तान कूदे है, क्योंकि बिन खुल्लो छोड़ देगा वो कौन कूदे? वो खूंटे के तान बांध है, दे रहे खूंटो मजबूत है, टूटे को नहीं, जदू कोई करे टोकड़ियों कूदे। ठीक है, किसी सहारे पर क्या करना? तो घमंड करना, वो क्या हो जाएगा? तो वो खूंटे के बल कूदना होता है। किसी सहारे पर घमंड करना, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे भी कर सकते हो, अगर आपने कैसे भी किया है। अब मैंने भाव बता दिया आपको, भाव के हिसाब से इसका प्रश्न है वो आपने जिस हिसाब से किया उसका सही हो जाएगा ये तो। ठीक है, जिस हिसाब से किया है उसी का ही सही हो जाएगा। अगला है, अगला जो है खूंटे के बल कूदना, 39वां। तो 40वां है बन का कुआ होना। ठीक है, ये जो बन का कुआ है ना, बन का कुआ होना, ये कह सकते हैं एकांत में रहना होता है, एकांत में अनजान होना, एकांत में अनजान होना। ठीक है ना, ये बन का कुआ होना का अर्थ क्या है? तो एकांत में अनजान होना है। कहते नहीं तू तो बन को कुएं, बन के कुएं को क्या मतलब है? ठीक है, जरूरत के टाइम पे वो काम ही कोई नहीं, वन में जाके बाद में पानी ले गया कुएं, कुएं के अंदर पानी, तालाब में फेरी लिया वहां, कुएं के अंदर पानी ले आना। तो बन को कुआ अर्थात एकांत में क्या है? तो वो अनजान जगह है। ठीक है, एकांत में अनजान होना। ठीक है, ये इसका
हिंदी अर्थ हो जाएगा इसका वाक्य में प्रयोग। इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि वाक्य में स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तू तो बड़ो आजकल बनगो कुओं हो रहे है, तैयारी करे अंडरग्राउंड हो रहे कोई कह रहे तू तो आजकल बनगो कुओं बन रहे है, तो बनगो कुओं जो जंगल में कुओं किया लग गई। ठीक है, एकांत में वो भी किया तो अनजान जगह है। ठीक है, तू तो एकांत में भी रहने लग रहे, अनजान जगह भी रहने लग रहे, तो तू तो क्या बन रहे हो, बनगो कुओं बन रहे हो। आप कैसे भी इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। अगला है मेंढकी को जुकाम होना। ठीक है, एक है मेंढकी को जुकाम होना। ये जो मेंढकी को जुकाम अपने बहुत बार बोलते हैं। मेंढकी को जुकाम बताऊंगे था ना क्या हुआ है, साधारण भाषा में बताऊं तो डॉक्टर के काम करे, डॉक्टर इलाज करे। डॉक्टर का आपके जुकाम हो जिसके बोला, डॉक्टर का आपके जुकाम हो जाए आप क्या बोला, अरे मेंढक तो वो खुद पानी में रहता है, वो तो बरसात में खुद पानी में रहता है, उसको अगर जुकाम हो गया मतलब उसका जुकाम टूट जाएगा क्या? उसको तो उसके तो सारे दिन नाक में पानी चलेगा, और नाक में पानी चलेगा, और वैसे ही आपको पानी से आपको ठंड से दूर रहना होता है जुकाम में, और पानी में रहोगा तो ठंड भी रहे, ठंड गए अंदर रहोगा। तो मेंढकी को जुकाम होना असंभव बात होना, असंभव कार्य होना या असंभव बात होना, वो हो जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा। सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक जैसी स्थिति रहना, सदा एक जैसी स्थिति रहना, सदा एक जैसी स्थिति रहना। हाँ जी, सावन हरियो न भादो सूखो। ठीक है, सारे बराबर एक ही बात है, सावन में भी सिचुएशन है जिसी भादो में सिचुएशन है, अर्थात सदा एक जैसी स्थिति रहती है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपने जीवन में तो क्या है कि ना तो सावन हरियो सावन हरियो न भादुओ, सावन हरियो को नहीं भादुओ सुखो को नहीं, तो एक प्रकार की है कि नॉर्मल कंडीशन चलना लग रही है, सदा इसी चलना, कोई ज्यादा एकदम अमीर तो बने ही कोई नहीं कभी था नहीं मेरे, तो सदा एक जैसी स्थिति रहना। ठीक है, ये हो जाएगा सावन हरो न भादो सूखा, इसका हिंदी अर्थ। आप इसका वाक्य में प्रयोग कैसे भी स्पष्ट कर सकते हो, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे भी कर सकते हो। अगला है वो है गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज करे, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज करे। अब इसका मतलब है एक काम करना, एक काम करना और उससे मिलता जुलता, इससे मिलता जुलता दूसरा काम न करना, इससे उससे मिलता जुलता दूसरा काम न करना, वो क्या हो जाएगा, तो वो गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज करे। मतलब इसको थे गाड़ी चलाओ, ठीक है, लेकिन कोई दोस्त कह दिया कि गाड़ी चला तो कौन चलाओ, आपकी गाड़ी चलावे, गुड़ तो खावे और गुलगुलों परहेज करे। आप तो गाड़ी चलावे, आपकी गाड़ी तो चलावे, लेकिन दोस्त कह दिया यार मेरी गाड़ी चला ले, हेमन गाड़ी चलानी को नहीं आ, मतलब के करने लाग रहे दोस्त गुड़ तो खाना लाग रहे लेकिन गुलगुला खाणो के करने लाग रहे तो परहेज करने लाग रहे। सामान्य सही है, ठीक है, सामान्य सही है, अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ जी, छुटा बाज न आवे हाथ। ठीक है, समय बीत जाने पर, समय बीत जाने पर वापस नहीं आता, समय बीत जाने पर वापस नहीं आता, ये छूटा बाज न आवे हाथ का अर्थ है। आप इसका शब्दों में प्रयोग कैसे भी कर सकते हो। आपने अच्छी तैयारी की, आपने अच्छी तैयारी की, लेकिन आप अंतिम समय में पढ़ाई करने से वंचित रह गए, अब तो छूटा बाज न आवे हाथ, अब तो छूटा बाज न आवे हाथ, हाँ, बाज हाथ से छूट गया फिर वो अपने हाथ नहीं आएगा। वो कबूतर थोड़ी ही है कि अपने दूसरे किसी की मुंडेर पे जाके बैठ जाएगा, कि दूसरे किसी की छत पे जाके बैठ जाएगा, दूसरे किसी की झोंपड़ी पे जाके बैठ जाएगा, ऐसे थोड़ी, वो कबूतर नहीं है, वो बाज है। बाज तो साथ में आसमान में जाएगा, कैसे ढूंढेंगे उसको, कैसे पकड़ेंगे, तो छूटा बाज ना आवे हाथ, समय बीत जाने पर वापस से नहीं आता भाई। हाँ देखो, बरात पीछे पत्तल भारी, बरात पीछे पत्तल भारी, ये जो है इसमें कठिन काम संपन्न होने के बाद उसका परिणाम
बोझिल हो जाता है। ठीक है, जैसे उसका परिणाम है बोझिले हो जाता है। जैसे बारात चली गई, उसके बाद में पतले हैं, वो पतले जब देखेंगे तो हमें बहुत बुरा सा लगेगा। हालांकि काम संपन्न हो गया, काम अच्छा हो गया, काम संपन्न हो गया, लेकिन उसके बाद का जो परिणाम है वो हमें बहुत, और लास्ट में तो क्या मिलना है, और में मिलने से भयंकर तैयारी करो, आरएस लाग जाओ, एसडीएम बन जाओ, भले भले डिप्टी बन जाओ, की बन जाओ, लेकिन लास्ट में क्या मिलेगा? लास्ट में तो कन्नार है। जिंदगी तो ऐसो आराम के अंदर ही है, जिंदगी तो आप घरे रहा भाई है, बाकी तो दुनिया भर में तो क्या है, तो नौकरी तो नौकरी रहेगी, लास्ट में तो थारा आई हाथ लगेगी। तो कठिन काम संपन्न होने के बाद उसका परिणाम है वो बोझिले हो जाता है। हाँ, बहुर ने छोड़े केत की तीखे कंटक जान। ये जो केतकी का मतलब होता है, ये केतकी का मतलब होता है केवड़ा। केवड़ा नाम का एक फूल होता है। ठीक है, ये पंक्ति है, ये वृंद की पंक्ति है भाई। ये वृंद सतसई द्वारा ली गई, वृंद सतसई की ली गई पंक्ति है। ये वृंद सतसई की ली गई पंक्ति है। बहुर ने छोड़े केतकी तीखे कंटक जान। ये जो बहुरा है ये केतकी को नहीं छोड़ता, केतकी के आसपास ही मंडराता रहता है। तीखे कंटक जान अर्थात भले ही तीखे कांटे क्यों ना हो, तीखे कांटे क्यों ना हो, लेकिन ये बहुरा है वो केतकी को नहीं छोड़ता। बहुर न छोड़े केतकी, केतकी को नहीं छोड़ता, भले ही वो तीखे कंटक जान, तीखे कांटक जान अर्थात परिणाम सामने होने पर भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला जो पारिभाषिक शब्दावली शब्द है माइग्रेंट। ये माइग्रेशन शब्द वाला ही माइग्रेंट है, जिसका अर्थ होता है प्रवासी, प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ठीक है, माइग्रेंट बाहर रहने वाले प्रवासी लोग, प्रवासी। माइग्रेंट मतलब क्या होता है? प्रवासी। और माइग्रेशन मतलब प्रवास। ठीक है, माइग्रेशन मतलब क्या हो जाएगा? तो प्रवास हो जाएगा। कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, महत्वपूर्ण है भैया। माइग्रेंट मतलब प्रवासी। हाँ जी, पेरोल वेतन निधि होता है इसका अर्थ। पेरोल का मतलब क्या हो जाएगा? पेरोल पर एड है, सुने थे? पेरोल पर एड है। डिकोड, डिकोड का मतलब होता है हल करना या समाधान करना। डिकोड का मतलब क्या होता है? हल करना या समाधान करना। डिकोड हल करना या फिर समाधान करना। ठीक है, डिकोड का मतलब हल करना या फिर समाधान करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने आगे बढ़ते हैं। आज का शायद अंतिम प्रश्न, ये 50वां प्रश्न आ गया, अंतिम यही है। टेम्पटेशन, ये जो टेम्पटेशन होता है, इस टेम्पटेशन का मतलब होता है, टेम्पटेशन का मतलब प्रलोभन। टेम्पटेशन का मतलब क्या हो जाएगा? प्रलोभन देना। टेम्पटेशन का मतलब प्रलोभन देना होता है। ठीक है, ये आपके 50 प्रश्न है। इन 50 प्रश्नों में आपने कैसे प्रश्न, इसके उत्तर लिखे हैं, अगर आपने मेरे आंसर की के हिसाब से प्रश्न किए हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो वीडियो है ये अपने सभी साथियों को, सभी जानकारों को जिन्होंने आरएस मेंस की तैयारी की है, जो अभी आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी साथी जो स्कूल व्याख्याता की, सेकंड ग्रेड की, असिस्टेंट प्रोफेसर की या थर्ड ग्रेड की राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी के सभी साथी भी एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, जरूर शेयर करना भी। ये जो प्रश्न है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, आरएस मेंस की वैकेंसी है। एसडीएम बनेंगे, ठीक है, आरपीएस बनेंगे, तहसीलदार, और वो तो बाद की बात है। मुख्य मुख्य पोस्ट ही बता रहा हूं आपको। डीटीओ वाली पोस्ट है रेवेन्यू ऑफिसर में, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर में, तो इतनी बड़ी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और उसपे देखो हिंदी के प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, कैसे आपको कितने सरल लग रहे होंगे। जब मैंने यहां सोल्यूशन करवाया तो कितने सरल लग रहे होंगे, आपके लिए कितने काम की बात है। एक बार इस वीडियो को अपने सभी के सभी जानकारों में जरूर शेयर कीजिएगा, उनके भी फायदा हो आगे की भर्ती में भी, और वो मिलान भी कर ले अपने प्रश्नों के। 50 प्रश्न है, 50 प्रश्नों में आप मिलान कर सकते हैं। आगे जो निबंध है वगैरह है, वो पल्लवन है, संक्षिप्तीकरण है, वो तो भाई लिखो, वैसे जिनकी लिखाई बढ़िया होती है उस हिसाब से लिख सकते हैं। बाकी पेपर है वो आपके सामने है। मिलते हैं
अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके नए कंटेंट के साथ में हाजिर होंगे। आप ये वीडियो एक बार सभी के सभी साथी यूट्यूब पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर जरूर कर देना अभी, ठीक है ना। जम के शेयर कर दियो। देखो थाने बढ़िया बढ़िया कंटेंट ले दियो, बहुत सोरो यहाँ लगा, थाने यहाँ लगा यहाँ पेपर आवे, इतो सोरो आवे गुरुजी, इतो सोरो पेपर आओ तो मैं भी देवा। तो देखो एक प्रकार को कोई मोटिवेशन है। इसो पेपर आवे 120, क्योंकि 250 तो मेंस की मेरिट रहे, 250 के आसपास तो मेंस की मेरिट रहती है। उसमें 120% की तो हिंदी आती है, 80% का उसमें ग्रामर इंग्लिश की आती है। 200 आ गई, प्रश्न तो 50 ही है, पेपर तो 4 हुए है। देख लियो ते, देख लियो कितनी कीमत है थार में, अगर ये तैयारी कर सको तो थे, ठीक है। मैंने तो क्या है कि इंटरेस्ट को नहीं, बाकी लाग्यो प्रोफेसर लाग्यो, ठीक है, इंटरेस्ट को नहीं, लाइन के अंदर इंटरेस्ट को नहीं ले तो मैं तैयारी कर दो। हाँ जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जरूर इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं।